हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्युलरिज्म के बारे में और लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था कि किस तरीके से इंडिया में जो डोमिनेशन होता है, जो एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट करता है, उसको रोकने के लिए काफी तरीके अपनाए गए हैं। उसमें से पहला जो तरीका है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट वे था थ्रू विच इंडिया ट्राइज टू स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन बाय अदर इज थ्रू द सेपरेशन। कि जो इंडियन स्टेट है वो अपने आप को रिलीजन से अलग रखती है। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कोर्ट हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हमने स्टोरी बोर्ड पढ़ा था कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपना एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट उनके टीचर ने उन्हें बताया कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर धर्म के त्योहार को नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तुम स्कूल के बाहर अपनी मर्जी से जो भी तुम्हें धर्म का त्योहार सेलिब्रेट करना है, यू आर फ्री टू सेलिब्रेट दैट, बट इन द स्कूल प्रेमाइसेस वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है। बट वहीं हम बात करें प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल्स आर फ्री टू सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल। तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिस वगैरह हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। और इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश करती है, वो ये कोशिश करती है कि सभी धर्मों को एक समान रखा जाए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट ना किया जाए, ताकि जो डोमिनेशन है एक धर्म का दूसरों के ऊपर, उसको रोका जा सके। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की कि जिसके थ्रू ये जो डोमिनेशन है उसको रोका जाता है। सो इट इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब कि दूसरा जो तरीका है जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है इस डोमिनेशन को रोकने के लिए, वो है नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी। नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि किसी चीज में इंटरफेयर ना करना। सिंपल सी बात बोले तो किसी चीज में अपनी टांग ना अड़ाना, ठीक है। This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. अब हम ये तो कह रहे हैं कि जो इंडियन स्टेट है वो स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अडॉप्ट कर रही है। नॉन इंटरफेरेंस, अब इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों की भावनाओं को एक तरीके से सम्मान देने के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या करती है, वो किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करती। मतलब कि छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करती, उन्हें ये बताने की कोशिश नहीं करती कि तुम अपना धर्म इस तरीके से फॉलो करो, तुम ये चीजें करो, तुम ये चीजें ना करो। तो इस तरीके से जो धार्मिक चीजें हैं उनसे स्टेट अपने आप को अलग रखने की कोशिश करती है, उसमें इंटरफेयर नहीं करती। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि किसी के धर्म में इंटरफेयर ना हो, जो स्टेट है वो कुछ एक्सेप्शंस बनाती है कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए। तो अब ये समझाने में तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा कि क्या कह दिया कि एक्सेप्शंस हैं, कुछ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो ये चीज जो है वो हम डिटेल में स्टोरी बोर्ड से पढ़ेंगे, राइट। फिर हम वापस से इस बात को डिस्कस करेंगे। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने अभी अभी एक नया स्कूटर जो है वो खरीदा था सभी लोगों ने। अब वो लोग एक साथ मिलके किसी राइड पे जाने वाले थे। सो हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन। तो ये जो दोस्त है जिसने हेलमेट पहना हुआ है, वो इस दूसरे दोस्त को कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास हेलमेट होगा। तुम्हें पता ही होगा कि दिल्ली में किस तरीके से जो लॉ है, कानून है, वो ये कहता है कि तुम्हें हेलमेट पहनना जरूरी है। Why aren't you wearing a helmet? तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? Do you want to be fined? क्या तुम चाहते हो कि तुम पे फाइन लगाया जाए? Don't worry, I will not be fined. तो फिर ये जो दोस्त है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। अब फिर दूसरा दोस्त पूछता है, हे परमजीत, why won't you be fined? वो बोलता है कि परमजीत ये बताओ कि तुम पे फाइन क्यों नहीं लगेगा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम चिंता मत करो, मुझ पे फाइन नहीं लगेगा? तुम पे फाइन क्यों नहीं लगेगा? For Sikhs, wearing a पगड़ी is a very important part of our religion. तो वो बोलता है कि सिखों के लिए पगड़ी पहनना उनके धर्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। The government cannot force me to wear a helmet. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं हेलमेट पहनूं, क्योंकि जब जो पंजाबी हैं, जो सिख हैं, जब वो टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो फिर हेलमेट उसके ऊपर नहीं आ सकता है ना। तो अगर वो हेलमेट पहनेंगे तो उन्हें अपनी पगड़ी जो है वो हटा के पहनना पड़ेगा। बट जो पगड़ी है वो तो उनके रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके रिलीजन में वो पगड़ी पहनते ही पहनते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो क्योंकि सेक्युलर है, क्योंकि वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट कर रही है और किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रही, इसी वजह से जो सिख हैं उनके लिए एक एक्सेप्शन दी गई है
कि ठीक है, ताकि तुम्हारा जो रिलीजियस फेथ है, जो तुम्हारा धर्म चला आ रहा है कि उसमें पगड़ी पहनते हैं, ताकि उसमें कोई हेर फेर ना हो, ताकि उससे कोई छेड़छानी ना हो, उसके लिए हम एक एक्सेप्शन रखेंगे कि जो सिख हैं उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है तो उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जनरल रूल क्या है कि सभी लोगों को हेलमेट पहनना है, बट यहाँ पे हमें एक्सेप्शन क्या देखने मिली कि जो सिख हैं वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो सिख हैं उनके धर्म का बहुत ही अहम हिस्सा है कि वो पगड़ी पहने। अगर गवर्नमेंट ये फोर्स करती कि चाहे कोई भी है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी धर्म का है, उन्हें हेलमेट पहनना जरूरी है, अगर नहीं पहनेंगे तो उन पर फाइन लगेगा, अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती तो क्या होता, जितने भी सिख थे उनको एक तरीके से मजबूर होके अपनी पगड़ी उतारनी पड़ती और हेलमेट पहनना पड़ता ताकि उन पे फाइन ना लगे। और इससे क्या होता, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनका जो धर्म है उसके साथ एक तरीके से छेड़छानी होती, उसमें इंटरफेयर होता कि उनका धर्म क्या रहा है, पगड़ी पहनो, गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि पगड़ी मत पहनो, तुम्हें हेलमेट पहनना है। तो इस वजह से क्या होता कि उनके धर्म में इंटरफेरेंस हो जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि सिखों के धर्म में इंटरफेरेंस ना हो, एक एक्सेप्शन बना दी जनरल रूल में कि ठीक है, जो सिख हैं जो पगड़ी पहन रहे हैं कोई बात नहीं, अगर वो हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा, उनको फाइन देने की जरूरत नहीं है। राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करती। और किस तरीके से वो इंटरफेयर नहीं करती, कुछ एक्सेप्शंस बनाकर, जैसे कि हमने यहाँ देखा। सो इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट। तो इसमें हमने देखा कि जो परमजीत है, जो कि एक सिख यूथ है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो कि सिख धर्म को फॉलो करता है, उसको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं थी। This is because the Indian state recognizes that wearing a pagdi is central to Sikhs' religious practices and in order to not to interfere with this allows an exception in the law. अब ऐसा इसलिए हुआ कि जो परमजीत है उसे हेलमेट पहनना जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि जो इंडियन स्टेट है वो ये मानती है, वो ये समझती है कि सिखों का जो धर्म है उसमें पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ताकि इस धर्म में कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन बनाई कि कोई बात नहीं, जो सिख हैं जो पगड़ी पहन रहे हैं वो हेलमेट ना पहने, उन पे फाइन नहीं लगेगा। ये बात अभी मैंने आपको डिटेल में समझा दी। राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे थ्रू विच इंडियन स्टेट वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द वन रिलीजन बाय अनदर। तो थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, अभी हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस ना करके जो गवर्नमेंट है वो इस डोमिनेशन को रोकती है। अब हम बात कर रहे हैं थ्रू द इंटरवेंशन की इंटरवीन करके, मतलब कि धर्मों में दखल अंदाजी करके ये इंश्योर किया जाता है कि जो डोमिनेशन है वो ना हो। सो अब हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। यू हैड अर्लियर रेड इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। तो हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हिंदुइज्म में कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं और कुछ जो दूसरे लोग हैं उन्हें नीची जाति का मानते हैं। और ऊंची जाति के लोग ये मानते हैं कि नीचे जाति के लोगों को नहीं छूना चाहिए, अगर वो लोग नीचे जाति के लोगों को छू देंगे तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। सो उन्होंने एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस शुरू की हुई थी, चला रखी थी कि जो नीचे जाति वाले लोग हैं उन्हें छूना नहीं है हमें। So this is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members of the same community. तो देखो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, कि हमने पढ़ा है कि कभी कभी सेम कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं। तो इसमें धर्म तो एक ही है, चाहे अपर कास्ट के लोग हों चाहे लोअर कास्ट के लोग हों, दोनों ही हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वाले लोग को डोमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। So in order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए उसने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन कर दिया कि अब अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करेगा, अगर कोई कहेगा कि लोअर कास्ट वाले लोगों को छूना मना है, हम गंदे हो जाएंगे, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ऐसा करना जो है वो जुर्म है। In this instance, the state is intervening in the religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of the country.
अब इस इंस्टेंस में, इस एग्जाम्पल में जो हमने अनटचेबिलिटी वाला पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टेट जो है वो इंटरवीन कर रही है। अब इसमें वो दखल अंदाजी कर रही है, वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है ताकि उन सोशल प्रैक्टिसेस को चेंज किया जा सके जो कि सेम ही धर्म में एक तरीके से उस धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही हैं। जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनका जो है फंडामेंटल राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सकें, किसी भी जगह पे जा सकें, मंदिरों में जा सकें, सभी पब्लिक प्लेसेस में जा सकें। बट अनटचेबिलिटी के कारण क्या होता है, ये अपर कास्ट वाले लोग ना बहुत सारी जगहों पे लोअर कास्ट वाले लोगों को आने से मना कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गांव में जैसे कोई नल है, पब्लिक नल है जहाँ पे सब लोग पानी आके पी सकते हैं, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वालों को मना करते हैं कि तुम इस नल से पानी नहीं पी सकते, यहाँ से तो अपर जो कास्ट है उसके लोग पानी पीते हैं। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, इस तरीके का जो डोमिनेशन है, अत्याचार है, उसको रोकने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस अनटचेबिलिटी को की प्रैक्टिस को बैन करता है। अब जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन किया, इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से हिंदुइज्म में कुछ छेड़छाड़ी की, उसमें दखल देने की कोशिश की। बट ये जो दखल उसने दिया वो अच्छे के लिए दिया, एक डोमिनेशन को रोकने के लिए दिया। So similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. अब देखो, हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो बच्चों को जाती है, राइट? कि पेरेंट्स के पास जितनी भी जमीन जायदाद है उनके बाद जो है वो उनके बच्चों में जो है बांट दी जाती है। बट हमें बहुत सारी जगह ये देखने मिलता है कि इस जो इनहेरिटेंस है, जो जमीन जायदाद बच्चों को मिलेगी, वो सभी बच्चों में इक्वली नहीं बांटी जाती। मान लो ऐसा होता है कि जो मेल बच्चे हैं, जो उनका बेटा है, सन है, उनको जमीन जायदाद मिल जाती है, वहीं जो बेटी है उनकी, उसको नहीं मिलती। तो इसके वजह से क्या हुआ है, एक तरीके से हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं कि बच्चों के बीच में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल तरीके से बंटनी चाहिए, इसका उल्लंघन हो रहा है। और ये जो प्रैक्टिस है कि सारी जमीन जायदाद सिर्फ और सिर्फ बेटे के पास जाएगी, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से जो हमारे कानून है कि इनहेरिटेंस जो राइट है उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन धर्मों के जो निजी कानून हैं उनमें चेंज कर सकता है। ठीक है, अब इसका हमने एक और बहुत अच्छा जो एग्जांपल हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं वो है 3 तलाक का। अब देखो 3 तलाक क्या है, एक तरीके से एक रिलीजियस मैटर है, बट उसमें हमें देखने मिला कि किस तरीके से मेल जो कम्युनिटी है उस धर्म में, मुस्लिम इस्लाम में जो मेल कम्युनिटी है वो एक तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि सभी मेल उसमें ऐसा करते हैं, बट ज्यादातर ये देखने मिला कि जो मेल है वो विमेन को एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, वुमेन के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इस 3 तलाक के बेसिस पर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो औरतें हैं उनकी सिचुएशन को समझा कि उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है इस 3 तलाक के बेसिस पर। तो गवर्नमेंट ने धर्म में चेंज लाने की बात की कि 3 तलाक को जो है बैन कर दिया जाए ताकि औरतों के साथ अन्याय ना हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है ये इंटरवीन करने की पॉलिसी भी रखती है कि ताकि जो लोग हैं उस धर्म के, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। इन दोनों ही केसेस में हमें ये नॉर्मली देखने मिला कि एक धर्म में कभी कभी क्या होता है कि कुछ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, और ताकि जो लोग दब रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मों में इंटरफेयर कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो दोनों ही तरह की पॉलिसी अपनाता है, स्ट्रेटेजी अपनाता है, एक इंटरवेंशन की और एक इंटरवेंशन ना करने की। ठीक है, दोनों ही पॉलिसीज के थ्रू जो है हमारी जो इंडियन स्टेट है वो ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि डोमिनेशन ना हो। तो देखो मेन जो एम है वो ये है कि एक धर्म या सेम धर्म में एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर डोमिनेशन ना करे, अत्याचार ना करे। तो मेन एम है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाना, लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। और इस एम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट 3 तरीके अपना रही है। पहला ये कि वो अपने आप को धर्मों से सेपरेट कर रही है कि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, ऑर्गन में जो धर्म है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि वो इंटरफेयर नहीं करती कि कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो कि एक धर्म में बहुत ज्यादा मानी जाती हैं, जो कि उस धर्म से पूरे तरीके से रिलेटेड हैं और वो किसी का बुरा भी नहीं कर रही है ना। जैसे कोई पर्सन अगर सिख है और वो पगड़ी पहनता है तो इससे दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
इससे ना ही तो दूसरे धर्मों के ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, ना ही सेम धर्म में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं हो रहा। वो पर्सन है वो खुद पगड़ी पहन रहा है, और जो पगड़ी है वो इतनी हैवी होती है कि उनके एक तरीके से सर में जो थोड़ी बहुत चोट लगे वो बच सकती है, ठीक है। और जो है सबसे बड़ी बात है वो उनके धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। अब मान लो कोई ऐसी प्रैक्टिस होती जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती, तो गवर्नमेंट क्या करती, इंटरवीन करती। बट यहाँ पे क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, और उस धर्म के लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो ताकि इस धर्म में कोई छेड़छाड़ी ना हो, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं उनमें उनको ठेस ना पहुंचे, इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं कर रही, राइट। अब हमने फिर दूसरा पढ़ा कि भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि जो डोमिनेशन हो रहा है उसको रोका जा सके, राइट। सो इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, और कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट के तौर पर भी इंटरवीन कर सकती है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को वो सपोर्ट दिखाए, इसके थ्रू भी वो इंटरवीन कर सकती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस कम्युनिटीज को ये राइट देता है कि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस सेटअप कर सके, ताकि वो अपने धर्मों के जो बच्चे हैं उन्हें वहां पढ़ा सके। हमने मदरसों की बात सुनी है कि मदरसों में क्या होता है, जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, इसी तरीके से गुरुकुल्स वगैरह होते हैं, वहां पे हिंदूज पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो स्कूल खोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं वो पढ़ाई करते हैं, वो अपने स्कूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि हमारे देश में ये राइट है कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस जो है वो सेटअप कर सकती है। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड एंड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। और देखो सपोर्ट किस तरीके से गवर्नमेंट करती है कि जो गवर्नमेंट है वो इन स्कूल्स को, इन कॉलेजेस को चलाने के लिए रिलीजियस कम्युनिटीज को फाइनेंशियल एड भी देती है, मतलब कि एक तरीके से कुछ पैसे के तौर पे मदद करती है, कुछ ग्रांट देती है, कुछ पैसा देती है, ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को अच्छे से चला पाएं। और ये जो फाइनेंशियल एड है, जो ये आर्थिक तौर से मदद की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इन स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ये नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के स्कूल को या कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती दूसरे के मुकाबले। सभी धर्मों के लोगों को इक्वल रूप से बिना किसी भेदभाव के फाइनेंशियल एड जो है वो मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट इस चीज में कोई भी भेदभाव नहीं करती कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे स्कूल्स कॉलेजेस को चलाने में और तुम्हारी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाता है। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन स्ट्रेटेजीज के थ्रू इंडियन स्टेट ये कोशिश करती है कि धर्मों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर डोमिनेट ना करें, सेम धर्म में कुछ कम्युनिटीज दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर डोमिनेट ना करें। सो इस डोमिनेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटेजीज लेती है, राइट। कभी कभी वो अपने आप को सेपरेट करती है, कभी कभी इंटरवीन करती है, और कभी कभी सिचुएशन को देख के वो इंटरवीन नहीं भी करती, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भाई सिचुएशन क्या है। अगर कहीं पे लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स के साथ हनन हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो धर्मों में भी चेंज लाए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो इंटरवीन नहीं करेगी, राइट।